नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम फैसला। ग्वालियर के भितरवार थाना में हुआ हंगामा। ग्वालियर चंबल में सर्दी का बढ़ता हुआ असर। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती हुई घटनाएं सामने आई हैं। ग्वालियर नगर निगम वार्ड 29 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत। 15 दिसंबर को ग्वालियर दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम फैसला सामने आया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में अहमद अल मक्की को असम के गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसने के आरोप में पकड़े गए विदेशी नागरिक अहमद अल मक्की के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अहमद अल मक्की को असम के गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर भेजने के आदेश दिए हैं। ये डिटेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा सेंटर है जो असम में स्थित है। यह मामला 10 साल पहले का है, जब ग्वालियर पुलिस ने 2014 में रेलवे स्टेशन बदरिया से एक संदिग्ध युवक अहमद अल मक्की को पकड़ा था। शुरुआत में उसने खुद को सऊदी अरब का नागरिक बताया, लेकिन सऊदी दूतावास ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उसने अपनी नागरिकता बांग्लादेश की बताई। अहमद अल मक्की को 2014 में फर्जी पासपोर्ट के साथ भारत में घुसने के आरोप में 3 साल की सजा हुई थी। सजा पूरी करने के बाद उसे ग्वालियर के अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, लेकिन 2018 में वह पुलिस अभिरक्षा से भाग गया और बाद में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उसे फिर से 3 साल की सजा सुनाई। इस मामले में अल मक्की के वकील ने ग्वालियर सेंट्रल जेल में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने और सजा के बाद जेल में ही रखने के कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा और बाद में अहमद अल मक्की को गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश दिया। इस मामले में नागरिकता का सवाल अब भी हल नहीं हो पाया है। अहमद अल मक्की है वो 2014 में ग्वालियर में पकड़ा गया। वैलिड पासपोर्ट नहीं था उसके पास, तो उसको अल्टीमेटली जो ट्रायल कोर्ट ने उसको 3 इयर्स का कन्विक्शन दिया, क्योंकि उसने जब वो पकड़ा गया तो उसने ये बताया गया कि वो यूएई से बिलोंग करता है। फिर यूएई ने ये डिफाइन किया रिप्लाई में, जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने बताया कि ये यूएई का नागरिक नहीं है और बांग्लादेश की सिटीजनशिप उसकी कंफर्म नहीं हुई थी। इसी वजह से जब 3 इयर्स का उसका कन्विक्शन कंप्लीट हो गया तो उसे पड़ाव थाने में कलेक्टर के ऑर्डर के द्वारा पड़ाव थाने में उसको रखा गया और पड़ाव थाने को बीइंग डिटेंशन सेंटर बना दिया गया, एक टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर। फिर उसके बाद 2018 में इसके खिलाफ एक फिर से फ्रेश केस फाइल किया पुलिस स्टेशन में, और ये कहते हुए कि इसने पड़ाव थाने से भागने की कोशिश की और इसकी फिर से क्रिमिनल ट्रायल 3 इयर्स के लिए चली और अल्टीमेटली 3 इयर्स का कन्विक्शन जब उसका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस वजह से कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास किया। हालांकि कलेक्टर को इसमें पावर नहीं थी, फॉरेनर एक्ट के तहत केवल यूनियन को पावर है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो उसे कहाँ रखा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा, ये केवल यूनियन डिसाइड करती है। इसके बावजूद भी कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि हम सेंट्रल जेल, जो कि जेल है, उसको हम डिटेंशन सेंटर बना देते, एक डेजिग्नेटेड डिटेंशन सेंटर उन्होंने डिक्लेयर किया और सिंस देन वो सेंट्रल जेल में ही बंद रहा। हमने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिटेंशन सेंटर और सेंट्रल जेल टोटली डिफरेंट होते हैं। सेंट्रल जेल में किसी भी प्रकार की कोई भी एमिनिटीज़ नहीं होती और आर्टिकल 21 की जो एसेंशियल हैं वो भी फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन डिटेंशन सेंटर में सारी एमिनिटीज़ होती हैं। ऑल ओवर इंडिया में आज के टाइम में केवल 4 डिटेंशन सेंटर्स, ठीक है, गोलपाड़ा, कोलकाता, रामपुर और मैंगलोर। गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर इंडिया का लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है रिफ्यूजी के लिए। अब क्योंकि इस केस में जो अहमद अल मक्की है उसकी नेशनलिटी का इशू यूएई और बांग्लादेश का है, तो कोर्ट ने आज ये कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये बांग्लादेश से नियर बाय है, तो कोर्ट ने 2 डिटेंशन सेंटर को आज कंसीडर किया है इसको वहाँ भेजने के लिए, आसाम और वेस्ट बंगाल। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आसाम लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है तो कोर्ट का व्यू था कि इसे आसाम में भेजा जाए और इसके साथ ही उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी पर्सन जिसकी नेशनलिटी डिफाइन नहीं हो सकती है और वो इंडिया में इलीगली इमिग्रेंट है और पाया जाता है तो उसको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा, उसको किसी भी प्रकार से जेल में नहीं रखा जा सकता और किसी भी स्थिति में जेल को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
ग्वालियर के भितरवार थाना में हुआ हंगामा, पुलिस कर्मियों से बदसलूकी। ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में आज बड़ा हंगामा हुआ जब पुलिस ने एक दुर्घटना में मारे गए युवक के परिजनों को थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम करने से रोका तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस कर्मियों ने जैसे ही चक्का जाम करने वालों को हटाने का प्रयास किया, भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी। यह घटना सांकनी इलाके की है, जहां बीती रात एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार मोहन सिंह बाथम को रोक दिया। बीती रात एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार मोहन सिंह बाथम को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मोहन सिंह 30 साल का था और एक हरा गांव का निवासी था। वो अपनी बाइक से सांकनी रोड से जा रहा था, जहां एक रेत से भरा ट्रैक्टर खड़ा था। इस दौरान एक दूसरा ट्रैक्टर जो रेत भरकर जा रहा था, उसने उसे रौंद दिया। मोहन सिंह की मौत के बाद उसके परिवार ने भितरवार थाना में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से रेत कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करी। जब पुलिस ने रेत कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया तो परिवार वालों ने मोहन के शव को थाने के सामने रखकर चक्का जाम शुरू कर दिया। समझाने के बाद भी जब लोग हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कुछ हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ थाने में घुस आई और पुलिस कर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी। इस मामले में IG ने कहा कि युवक की मौत के मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है और थाने में घुसकर हंगामा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेत माफिया के वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी के वजह से। वहाँ पे ना रेत माफिया वो कैंपो लगता ना तो एक्सीडेंट होता। वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी हुई है तो उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वाले कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेत माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी केवल ट्रैक्टर वाले पे। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मांग यही है कि रेत माफिया कंपनी पे FIR होनी चाहिए और जो पेट्रोल पंप वाला है वो बंद होना चाहिए। पेट्रोल पंप जो वहाँ पे है सरकारी वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो नहीं दिखा रहा था। ये कल रात की घटना है एक्सीडेंट की। इसमें एक मोहन सिंह बाथम जो है वो अपने परिजनों के साथ अलग अलग मोटरसाइकिलों पे लोग जा रहे थे, तो मोहन सिंह बाथम जो है एक वाहन से टक्कर हुई और उसके दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि उसको मतलब जो है ट्राउंस करके मतलब रौंदते हुए वाहन निकल गया, जिससे मतलब उसकी डेथ हो गई। और इस आधार पर जो है FIR वगैरह कायम कर ली गई थी, लेकिन जो फुटेज वगैरह मिले थाना प्रभारी को उसके आधार पर यह स्थापित हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, पहले मोहन सिंह बाथम की गाड़ी जो है मोटरसाइकिल उसमें जाके टकराई, जिससे वो गिर गए और एक दूसरी ट्रॉली जो है उनको कुचलती हुई निकल गई। तो नेचुरली ये दोनों जो ट्रॉलियाँ थी इससे संबंधित जो चालक हैं वो इसमें मुलजिम बनते हैं। अपराध तो कायम हुई है इसमें। तो इसके पश्चात जब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए बताया इन लोगों को कि इसमें आवश्यक रहता है ऐसे प्रकरणों में, तो जो उसके परिजन हैं वो उपद्रव करने की स्थिति में वहाँ पे आ गए और चक्का जाम कर दिया था। तो जब चक्का जाम किया इन्होंने थाने के पास ही, तो वहाँ से इनको हटाया गया, क्योंकि इस समय बहुत कंजेशन रहता है ट्रैफिक का और चक्का जाम वगैरह उचित नहीं रहता है। और उसके पश्चात इनके जो महिलाएं थी, विशेषकर जो है परिवार की, मृतक परिवार की, ये लोग थाने में गई और वहाँ पर जो है ये कोशिश करने लगी जो चक्का जाम करने वाले व्यक्तियों को हटाया गया था, थाने ले जाया गया था, उनको छुड़ा लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब विधि सम्मत रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, फुटेज वगैरह जो है थाना प्रभारी ने कलेक्ट करके ये इस्टेब्लिश किया कि एक खड़े हुए ट्रैक्टर से जाके टकराया, फिर दूसरे ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया, तो उस कानून पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार से चक्का जाम करके और फिर अभद्रता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की कोई अभद्रता करता है या दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक सेपरेट कार्रवाई जो है विधि सम्मत बनती है और इस प्रकार के एक्शंस जो हम इंश्योर कराएंगे जो अगर इस प्रकार से कानून हाथ मिलेंगे। ग्वालियर चंबल में सर्दी का बढ़ता असर, ठिठुरन से स्वास्थ्य पर हुआ असर। कश्मीर और हिमाचल की बर्फबारी के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई है। रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री कम है। इस सर्दी से ठिठुरन में इजाफा हुआ है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। अंचल में सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 12 दिनों में हार्ट अटैक से 29 और ब्रेन अटैक से 30 मरीजों की जान जा चुकी है। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के कारण रक्त वाहिनियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे दिल और दिमाग पर असर पड़ता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। सर्दी से बचाव के लिए डॉक्टरों ने
लोगों को गर्म कपड़े पहनने, नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने और विशेष रूप से दिल और दिमाग से जुड़ी समस्याओं के मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएं, साइबर ठगी से लोग हुए परेशान। ग्वालियर शहर इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। पिछले 10 दिनों में डिजिटल अरेस्ट के 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें ठगों ने लोगों को बंधक बना लिया है। इनमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 21 लाख रुपए की ठगी की गई है। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इन ठगों के शिकार पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं। पुलिस बार बार एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान कर रही है। इसके बावजूद भी ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं ग्वालियर में हुए हाल के कुछ मामलों, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकेश शुक्ला को ठगों ने 29 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया और 21 लाख रुपए की ठगी की। कारोबारी जसपाल आहूजा और उनकी पत्नी अमरजीत को भी डिजिटल अरेस्ट किया गया। ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनोरिया को 3.5 घंटे तक वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर 50,000 रुपए की मांग करी। 71 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक आशा भटनागर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया और 51 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर शैला सप्रे के पति के साथ ठगी का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस की मदद से मामला टल गया। मेडिकल व्यवसायी प्रकाश प्रभाकर को 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसके नंबर का गलत इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाए गए। पिछले 10 दिनों में डिजिटल अरेस्ट के मामले में घेराबंदी की गई है, जिनमें से कुछ को 29 घंटे, 16 घंटे और 3 घंटे तक ठगों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा है। ठगों ने खुद को ट्राई, सीबीआई या आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को डराया और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। साथ ही व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट और फर्जी नोटिस भी भेजे हैं। खास बात यह है कि इन मामलों में शिकार होने वाले लोग आमतौर पर पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। उनकी बातों से ऐसा फॉर्मेट होता है कि कोई भी इंसान आसानी से विश्वास कर सकता है। ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। हमें सबको जागरूक रहना होगा। हम लगातार लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि लोग इन ठगों के झांसे में न आए। साइबर अपराध पिछले कुछ वर्षों में बड़ी समस्या बन चुका है। ठग अब भी भय, लालच और अज्ञानता का फायदा उठाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन ठगी के मामलों में उद्यमी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और बैंक अधिकारी भी शामिल हैं। साइबर ठग अब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो रिटायर्ड एक चीफ जनरल मैनेजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स के जो उसके भी मतलब जो है ऑपरेटर थे दुकान के, उनको, फिर इसके बाद 2 डॉक्टर्स थे, उनको डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। 4 मामलों में से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 21 लाख रुपए जो है वो उन लोगों ने ठग भी लिए। बाकी 3 लोग जो है, इन लोगों ने कम से कम पेशेंस रखा। ये अरेस्ट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने ये इनके प्रकार किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार का पैसा जो है इन लोगों को नहीं ट्रांसफ़र किया। तो मैंने अभी हाल ही में देखा कि यहाँ कुछ रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, विशेषकर जो सीनियर्स हैं, उनको बहुत प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि ये जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन फ्रॉड को या जो सॉफ्टवेयर वर्क को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझती, तो इनको बहुत टारगेट करने का प्रयास करते हैं। जो नई जनरेशन है वो काफ़ी कुछ अवेयर है इन्हें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस ढंग से किया जाना चाहिए, क्या क्या हमको वो रखना है इसमें सावधानियाँ। तो हमारा प्रयास ये है कि सभी जो आयु वर्ग समूह हैं उनको हम इस विषय में पूरी तरीके से जागृत करें, सेंसिटाइज़ करें और उनको किसी भी प्रकार की डिजिटल अरेस्ट है उससे बचाया जाए। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी जो साइबर हेल्प के लिए उनकी एक हेल्पलाइन अलग है, लेकिन आप यदि सामान्य जो हमारी पुलिस की हेल्पलाइन है उन पर भी अगर किसी प्रकार की कोई सूचना देते हैं, थानों को सूचना देते हैं, किसी भी अधिकारी को सूचना देते हैं, तुरंत सब अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डिजिटल अरेस्ट आपकी रहते रहते ही उसको क्रिमिनल तक हम पहुंच जाएं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संस्थाओं के नाम पे, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के नाम पे
किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल जानकारी किसी भी प्रकार से शेयर ना करे, ना किसी प्रकार के जो OTP है उसके विषय को शेयर करे, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है ना कि कोई OTP आए और आपके अकाउंट में कहीं से मतलब जो है पैसा है। ग्वालियर नगर निगम वार्ड 39 में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई, अंजलि पलैया ने दर्ज करी जीत। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 39 में पार्षद पद के उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार अंजलि पलैया ने जीत हासिल करी है। अंजलि पलैया ने कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी खटीक को 1086 वोटों के अंतर से हराया। 9 दिसंबर को हुए मतदान के बाद गुरुवार को MLB कॉलेज में मतगणना हुई, जिसमें अंजलि पलैया को 3425 वोट मिले, जिसमें शिवानी खटीक को 2349 वोट प्राप्त हुए। यह उपचुनाव वार्ड 39 की महिला पार्षद के निधन के कारण हुआ था। मतदान में कुल 44.66% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 48.34% और महिलाओं का 40.78% रहा। कुल 13,146 मतदाताओं में से 5,874 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी और इसमें 8 टेबल लगाकर गए थे। कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान ने अंजलि पलैया को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति राजेंद्र को 67 वोट मिले, जबकि नोटा को 33 वोट मिले। इस जीत से बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 39 में अपनी जीत मजबूत करी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के ग्वालियर दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 15 दिसंबर को ग्वालियर यात्रा प्रस्तावित है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 15 दिसंबर को ग्वालियर यात्रा प्रस्तावित की गई है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति धनखड़ जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में कैलाशवासी महाराज जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण समारोह अटल सभागार में आयोजित होगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचकर इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं अंतिम रूप में दी जाएं। इस अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति अविनाश तिवारी, SDM झांसी रोड विनोद सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी तैयारी करने की बात भी कही। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।